इस क्लास में मोस्टली बेटा न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे रखे गए हैं। न्यूमेरिकल नहीं करें तो पेपर आपका गया। मैं अभी राठौड़ आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं बेटा अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। विनर सीरीज की आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। 4 क्लासेज अपन ने इस सीरीज की कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स और एक अच्छा कंटेंट, अच्छी थ्योरी आपके सामने में लेकर हाजिर हुआ था। तो बेटा बिना किसी देरी के आज की लास्ट क्लास को शुरू करते हैं। उसके बाद में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज और है जो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक की चर्चा अपन पहले कर चुके थे कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक होता था बेटा कि एन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एन से। एन का मतलब अपवर्तनांक। अपन ने पिछले क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि जो अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला था वो अपन ने क्या पढ़ा था? एन बराबर सी बटा वी। यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा? अपवर्तनांक। सी क्या होती थी? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान भी आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये थी सी, निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी क्या थी? माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों में फर्क है। माध्यम में प्रकाश की चाल, इनके बारे में मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि इनके कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं, वो अपने को बताना है। तो अपवर्तनांक किसका पूछा गया है? हीरे का अपवर्तनांक। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है बेटा? 2.42। बिफोर बेबी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसके अदरवाइज 1.33 होता है बेटा किसका? जल का अपवर्तनांक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक जगह कर दी है। 1.52 जो होता है वो होता है क्राउन कांच का। किसका? क्राउन कांच। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद में है 1.44। ये किसका होता है? ये होता है बेटा केरोसिन का। किसका होता है? केरोसिन के तेल का। इसके अदरवाइज आप 2-3 और याद रख सकते हो। जैसे जल का 1.33 होता है, वैसे ही बर्फ का भी आप याद रख सकते हो 1.31। वायु का अगर आपसे पूछ ले तो वायु का होगा 1.0003। ये हो गए मोस्ट वांटेड। इसके अदरवाइज आप तारपीन का जो तेल होता है उसका भी क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तारपीन का तेल, जिसका कितना हो जाएगा बेटा? 1.44 केरोसिन का था तो 1.47 ये किसका हो जाएगा? तारपीन के तेल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब बेटा गलत है। बाकी 3 जो कथन होंगे इसमें से क्या होंगे? वो बिल्कुल सही होंगे। एक क्या होगा? अपना असत्य होगा। तो पढ़ते हैं। पहला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात भी मैंने जब प्रिज्म के बारे में बताई थी तब बताया था कि बेटा एक तो होता है माध्यम सघन और एक माध्यम होता है अपना कौन सा? विरल। तो तुम लोग ध्यान रखोगे, अगर प्रकाश की किरण किस माध्यम में जा रही है? सघन से किस में जा रही है? विरल के अंदर। तो जो प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुकती नहीं है। ध्यान रखना, ये अभिलंब से क्या हटती है बेटा? दूर हटती है। क्या हटती है? अभिलंब से दूर। अगर यही प्रकाश की किरण विरल से कहां चली जाए? सघन के अंदर। विरल से कहां चली जाए? सघन में। तो फिर वो क्या कर जाती है? अभिलंब की ओर क्या कर जाती है? झुक जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या कर जाती है? झुक जाती है। तो पढ़ो यहाँ पे, सघन माध्यम से किरण कहां जा रही है? विरल माध्यम में। सघन से कहां जा रही है? विरल में। तो अभिलंब से क्या हटनी चाहिए? दूर। लेकिन वो अभिलंब की ओर क्या बता रहा है? झुक रही है। इसका मतलब
ये ही वाक्य अपना क्या है, गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा। इसके अदरवाइज जो ऑप्शन दिए हैं उनकी भी बात अपन कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ये बात क्या है बेटा, बिल्कुल सही। कि जो प्रकाश होता है, हाइगेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ोगे, वहां आपको पता चलेगा कि जो प्रकाश की जो तरंग होती है वो कण की तरह भी व्यवहार करती है और तरंग की तरह भी क्या करती है, व्यवहार करती है। बात क्लियर है। उसके बाद में है कि प्रिज्म पर आपतित श्वेत प्रकाश, ध्यान रखना जो प्रकाश आता है वो किस कलर का होता है बेटा, श्वेत रंग का। श्वेत का मतलब अर्थात सफेद। तो विक्षेपण के पश्चात वो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में क्या कर जाता है, बट जाता है। जब प्रिज्म के ऊपर आने वाला प्रकाश गिरेगा, श्वेत प्रकाश, तो बेटा वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंग आपको याद रखने हैं, VIBGYOR, ये होता है इसका क्रम। अब यहां V का मतलब तो क्या हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा अर्थात बैंगनी। I का मतलब बेटा हो जाएगा इंडिगो, और इंडिगो को बोलते हैं अपन जामुनी। क्या बोलते हैं, जामुन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। B का मतलब हो जाएगा ब्लू, मतलब नीला। G का मतलब हो जाएगा बेटा ग्रीन, हरा। Y का मतलब क्या हो जाएगा, येलो, मतलब पीला। O4 क्या हो जाता है, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी। और लास्ट सब जानते हो R4 क्या होता है बेटा, रेड, रेड का मतलब लाल। ये 7 रंगों में किरण क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो यहां से अपन ने पहले पढ़ा भी था कि जो लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी कि जो लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और बैंगनी की क्या होती थी, कम। फिर प्रकीर्णन की भी बात की थी अपन ने, विचलन की भी बात की थी, अर्थात झुकाव की भी बात अपन ने की थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना निकट दृष्टि दोष का क्या है, कारण है। तो ये कथन भी क्या है आपका, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार का लूंगा जिसमें आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो देख लेता हूं मैं, कि जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें पास की तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है बेटा कि जो लेंस होता है जो अपनी आंख के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, पक्षमापी पेशियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है उसकी कम। जब फोकस दूरी कम होती है तो लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी के कारण अपने को क्या करता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये बात हो गई अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अब डिस्कस कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि जब पक्षमापी पेशियां क्या करती है, सिकुड़ती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, घट जाती है। क्या कर जाती है, घट जाएगी। बिफोर बेबी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अब आपको समझना है कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी। बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, इसको याद रखना। इसको बेस्ट शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिंदगी भर आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूले नहीं पाओगे। देखो इसमें करना क्या है, नेचुरल जो चीज अपन काम में लेते हैं उससे आपको इसको रिलेट करना है। कैसे, जैसे अपने पास में 2 ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो पास खड़ा है और एक व्यक्ति जो कहां खड़ा है, दूर खड़ा है। समझना, अब कोई चीज अपने से दूर है तो वो पतली दिखती है या मोटी दिखती है। आप नॉर्मली देख लो कि कोई आदमी खड़ा है आपसे दूर तो वो कैसा दिखेगा आपको, पतला दिखेगा। कैसा दिखेगा, पतला। बात समझ में आई, वो आदमी कैसा दिखेगा आपको, पतला दिखेगा। जबकि जो ऑब्जेक्ट आपके क्या है पास में, वो क्या दिखेगी बेटा आपको, मोटा। क्या दिखेगा, मोटा। अब समझना, जब आदमी क्या है पास में है तो वो कैसा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। तो पास की वस्तु को देखने के लिए, जैसे अभी अपना हाथ में किताब है, इस किताब को मैं अगर पढ़ना चाहूं पास लाके, तो मेरी आंखों पे क्या पड़ रहा है, जोर। तो जोर कब पड़ेगा, जब ये जो पक्षमापी जो पेशियां हैं, कौन सी पेशियां, पक्षमापी पेशियां, ये वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये होती है पक्षमापी पेशियां, और ये होता है अपना लेंस। तो इस लेंस को क्या कर देती है, वो दबा देती है। जब सिकुड़ेगी ना वो, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव। तो जब सिकुड़ेगी तो ये लेंस कैसा होता जाता है, मोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है, मोटा। कब, जब पक्षमापी पेशियां क्या करने लग गई, सिकुड़ने लग गई।
तो पक्षमापी पेशियां कब सिकुड़ेगी? जब वस्तु पे क्या पड़ेगा? जोर, मतलब पास में होगी। तो ये पक्षमापी जो पेशियां हैं वो क्या कर जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या कर जाएगी? सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ेगी। तो जब सिकुड़ेगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा। लेंस कैसा हो गया? मोटा। अब लेंस मोटा हुआ तो जब ये इसको दबा देगी लेंस मोटा होगा। तो मोटा, जैसे मान लो ये है, अब ये दबाएंगे इसको तो मोटा होगा। तो देखो इसकी बाहर की जो वक्रता है वो बढ़ी या घटी? बढ़ गई। क्या हो जाएगी? लेंस की जो वक्रता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वक्रता क्या करेगी? बढ़ेगी। इस चिन्ह का मतलब समझ आना, बढ़ेगी। जब लेंस की वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी बेटा क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? कम। ये बात आप याद रखोगे। जब लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो पास की वस्तु अपने को क्या करती है? दिखाई देती है। यहां तक बात क्लियर है? तो इसमें क्या सिस्टम होगा? दूर की है, पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है। पतला कब दिखा? जब मांसपेशियां क्या करने, जो पक्षमापी जो पेशियां हैं वो क्या कर रही है? आराम कर रही है, शिथिल हो रही है, रिलैक्स कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? शिथिल। क्या हो जाएगी? शिथिल। शिथिल का मतलब आराम करेगी। आराम करेगी कब? आराम करेगी तो इसकी देखो, जैसे ये रिलैक्स करेगी, रिलैक्स, तो ये लेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल पतला सा होने लग जाएगा। लेंस पतला हुआ तो इसकी जो वक्रता है वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी वक्रता कम। क्या हो जाएगी? वक्रता कम। तो वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण अपने को दूर की वस्तु क्या करती है? दिखाई देती है। ये हो गई इसके कारण। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? कि जब पक्षमापी पेशियां क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? सिकुड़ती है। सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा। लेंस अगर मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम। पहले लेंस मोटा होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? कम। अर्थात लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि किसी चालक तार की लंबाई, क्वेश्चन 4 क्या है? कि किसी चालक तार की लंबाई आधी करने पर, मान लेता हूं मैं कि ये कोई तार है, क्या है? तार। ये तार पहले था एल लंबाई का। कितनी लंबाई का है? एल लंबाई का। ये तार है, इसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने? एल। अब इसकी लंबाई क्या कर दी है? आधी। आधी का मतलब पहले एल थी, अब क्या कर देते हैं? इसकी लंबाई को एल बटा 2। आधी का मतलब यही होगा। ठीक है, आगे चलो। करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ढंग से सुनना, प्रतिरोधकता। किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिरोधकता। कल की क्लास में मैंने बात की थी प्रतिरोध की। तो यहां से जो बातें थी वो क्या थी? ढंग से सुनने की कोशिश करना, क्वेश्चन पक्का बनेगा, 100 नहीं 200% बनेगा। कि एक तो होता है प्रतिरोध और एक क्या होती है? प्रतिरोधकता। क्या होती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध को अपन दर्शाते हैं बेटा आर से, जबकि प्रतिरोधकता को अपन दर्शाते हैं रो से। आर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? V बट्टा आई। क्या होता है? V बट्टा आई। जबकि जो इस रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ए बट्टा एल। क्या होता है? आर ए बट्टा एल। ये इसके फॉर्मूले होते हैं जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये किस किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखना, जो प्रतिरोधकता जो निर्भर करेगी बेटा वो एक तो करती है ताप पर। किस पर करती है? टेम्परेचर पर। एक ये करेगी पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। और इसके अलावा ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन ये जो प्रतिरोध होता है ये तगड़ा आदमी है। ये प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तीसरी चीज, ये ताप पर भी निर्भर करेगा और ये पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। तो ये पूरी बातें आपको ध्यान रखनी। अब अपना क्वेश्चन क्या था? चालक तार की लंबाई आधी हुई है तो लंबाई में चेंज हुआ है तो प्रतिरोधकता पर। तो एक बात बताओ, प्रतिरोधकता केवल किस पर निर्भर कर रही है? ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो लंबाई से इसका कोई असर नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब जो लंबाई रहेगी वो इसकी क्या रहेगी बेटा? अपरिवर्तित रहेगी। तो C4 करीना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ, अभी प्रतिरोध की ये बात करता कि किसी चालक तार की लंबाई आधी करने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध का लंबाई से रिलेशन क्या होता है कि R समानुपाती होता है बेटा L के।
कि प्रतिरोध कब बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो जैसे ही लंबाई इसकी आधी होती तो अगर प्रतिरोध पूछता तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता, आधा हो जाता। लेकिन प्रतिरोधकता पूछा है तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी बेटा, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट कर देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो ठीक है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं। दिख रहा है त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि परिपथ में ओ ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ध्यान देना है, क्या निकालना है, पहले वो पॉइंट पकड़ो जो अपने को ज्ञात करने हैं। तो किस किस के बीच में पूछा है, ए के और बी के बीच में, तो उस वाले प्रतिरोध को छिपा लो। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो मैंने क्या बोला, जिनके बीच में पूछ रहा है उस वाले प्रतिरोध को अलग रख दो। कितना है, 3 ओम, इसको साइड में रख दो, इसको छिपा दो, कहने का मतलब। अब जो बच गए ना दोनों, उनका श्रेणी क्रम निकाल देना। कौन सा क्रम निकाल देना, श्रेणी क्रम। जैसे श्रेणी क्रम अगर बेटा अपन इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, श्रेणी क्रम, तो क्या फॉर्मूला होगा, R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है इसको मैं मान लेता हूं R डैश, क्या मान लेता हूं, R डैश। तो इसका और इसको कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, अभी ये ए का और सी का पूछता तो मैं इसको छिपा लेता और इन दो का क्या निकाल देता, श्रेणी क्रम निकाल देता। तो R1 प्लस R2 का मतलब 3 और इसका भी कितना है, 3। तो 3 प्लस 3 कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। आई बात समझ में, कि इन दोनों तारों की जगह कितने ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं अपन, 6 ओम का। अब अपने को देखो, ये जो अपन ने छिपा के रखा था और जो अपना उत्तर आया उसका क्या निकाल दो, अब समांतर क्रम। ये शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/r तुल्य बराबर 1 तो अपने पास बचा था R3 और अपन ने एक क्या निकाला था, R डैश। तो इसको क्या रख दो, समांतर क्रम। तो कैसे करेंगे, 1/r तुल्य बराबर 1/r3 का मान कितना है, 3 ओम, जो छिपा के रखे थे अपन ने, प्लस 1/r डैश का मान कितना आया था बेटा, 6। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ गया, 3/6। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ध्यान रखना अभी R तुल्य नहीं है, 1/r तुल्य आया है। तो इसको पलटेंगे तो ऊपर तो कौन चला जाएगा, R तुल्य। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो ऊपर कौन चला जाएगा, 2। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 2 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A4 आंटी जी, इस क्वेश्चन का जवाब है, हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछे ऐसे क्वेश्चनों में, तो उसको तो पकड़ लेना। बच गए जो दो, उनका क्या निकाल देना, श्रेणी क्रम निकाल देना। क्या निकाल देना, श्रेणी क्रम। फिर जो उत्तर आए उससे जो छिपा के रखा था उसका क्या निकाल देना, समांतर क्रम निकाल देना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, धातु की, अधातु की, या फिर मिश्र धातु की, या फिर सभी की क्या होती है, समान। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रतिरोधकता का जो क्रम होता है बेटा, किसका क्रम, प्रतिरोधकता का क्रम। तो वो क्या होता है, ध्यान से समझना। सबसे कम जो होती है प्रतिरोधकता वो किसकी होती है, धातु की। उसके बाद में जो इससे धातु से ज्यादा होगी वो किसकी होगी, मिश्र धातु की। और जो सबसे जो ज्यादा होती है वो किसकी होती है बेटा, अधातु की। किसकी, अ। इसका कारण क्या होता है, धातुओं में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वो गति करते हैं, तो विद्युत धारा का मान चलता है उसमें, तो प्रतिरोधकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है इसकी, कम। मिश्र धातुओं में क्या आ जाती है, थोड़ी सी अशुद्धियां आ जाती है। क्या आ जाती है, अशुद्धियां। अगर आपको पूछ ले कि धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है, क्यों होती है, तो कारण लिख देना कि इनमें गति, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति। क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है। जबकि मिश्र धातुएं जो होती है इनमें क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, अशुद्धियां। क्या हो जाती है, अशुद्धियां। और अशुद्धियों के कारण क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो पाती है, कम हो पाती है, या कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बोल दो।
अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अधातु बोल दो या विद्युत रोधी बोल दो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इनमें गति नहीं होगी, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है बेटा, सबसे ज्यादा। आपको इनकी रेंज पूछ ले, रेंज का मतलब इनका परिसर, क्या पूछ ले, परिसर। किसका परिसर पूछ ले, प्रतिरोधकता का। तो ये जो धातु और जो मिश्र धातु होती है, उनकी जो प्रतिरोधकता का जो परिसर होता है वो होता है बेटा, कितना होता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर पूछ ले तो ये बता देना। उसके बाद में अगर आपको अधातुओं की परिसर पूछ ले तो कितने बताओगे, 10⁻12 से 10⁻17। कितने बताओगे, 10⁻12 से 10⁻17। क्या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी छोटी सी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से समझने की आपको कोशिश करनी है। इसके कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब होती है बेटा वस्तु, क्या होती है बिंब का मतलब, क्या होती है, वस्तु। बिंब का मतलब क्या होती है, वस्तु। कितने सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर। मान लो कि एक ये वस्तु है, क्या है ये वस्तु, कितनी है इसकी लंबाई, 2 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस से, कौन से लेंस से, उत्तल। अब उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है बेटा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा बनता है, तो ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो कौन सा लेंस है, लेंस का नाम दिया गया है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सुनना 2 प्रकार से बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। 5 केस में वास्तविक बनता है, तो 1 केस में क्या बनता है, आभासी बनता है। तो इसने बोला है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनता है, उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। बात समझ में आई यहां से। तो जो प्रतिबिंब इसका बनेगा बेटा, वो यहां लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है। जैसे वस्तु ऐसे है, जैसे मान लो ए यहां है तो बी यहां, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ए यहां होगा, बी यहां होगा। तो इसने पूछा क्या है, प्रतिबिंब की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो न्यूमेरिकल है, तो समझने की आप कोशिश करना। तो यहां किस किस का मान दिया गया है, पहले वो लिखो। यहां बेटा देखो, जो लेंस या दर्पण से जो दूरी होती है वस्तु की, उसको बोलते हैं बिंब दूरी। क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। और बिंब दूरी को लिखा जाता है यू से, और यू का मान हमेशा होता है माइनस का। जब कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ोगे तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा। अब ये चीज अगर मैं खुल के बताने लग गया तो यहाँ पे बेटा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके लिए मैंने पहले भी बोला है, फिजिक्स के हर एक चैप्टर को मैं आपको 1 शॉट या 2 शॉट मान लो कि 2 क्लासों में पूरे क्लियर करवा दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। तो यू का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस में होता है। और कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने बिंब दूरी भी बोली, प्रतिबिंब दूरी बोली है क्या, प्रतिबिंब दूरी कितनी दी है, 30 मीटर। यहां जो v का मान है बेटा वो प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका एड में आ रहा है। तो कितना लेंगे, 30 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर है भाई। चलो 2 चीज तो मेरे को मिल गई। यहां से एक चीज मेरे को और बोली गई थी, 2 सेंटीमीटर लंबा किसी उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर। सॉरी भाई, यहां 2 नहीं, ये क्या थी, 2 तो उसकी क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबा। लंबा का मतलब इसकी ऊंचाई है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी बिंब की ऊंचाई लिख दो। कितनी दे रखी है बिंब की ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर। जो यू का मान है बेटा वो देखो यह दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन मत होना, थोड़ा सा देखने में हो गई थी मिस्टेक। कि यू का मतलब होती है बिंब दूरी। बिंब दूरी क्या होती है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु इस लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर पे। ये इस साइड है इसलिए माइनस का है। फिर वी होती है प्रतिबिंब दूरी, लेंस से यहां बढ़ रही है, कितने सेंटीमीटर दूर बढ़ रही है, 30 सेंटीमीटर पे, जो कि दे रखा है। बिंब की ऊंचाई कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर। पूछा किसका मान है, एच डैश। एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो जब आपने आवर्धन पढ़ा था तो आवर्धन का सूत्र आना चाहिए आपको। किसका सूत्र आना चाहिए, आवर्धन का। और वो भी किसके लिए, लेंस का आवर्धन। कौन सा आवर्धन है, लेंस का आवर्धन। तो इस लेंस का जो आवर्धन होता है बेटा, उसका फॉर्मूला जो होता है आपके पास में, एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लेंस के लिए होता है v/u बराबर
एच डैश बटा एच। वी का मतलब हो गई प्रतिबिंब दूरी, यू का मतलब हो गई बिंब दूरी, एच डैश का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई। देखो यहां से v की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है 30, रख दो इनको। u की वैल्यू दी है क्या बेटा, कितनी दी है -15, बराबर एच डैश की वैल्यू पूछी है तो एच डैश बटा एच का मान कितना दिया है 2। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो 15 से 30 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो इधर तो बच गया -2, इधर बच गया एच डैश बटा 2। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां से एच डैश का मान कितना निकल के आ जाएगा, -4 सेंटीमीटर। अब माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा नहीं बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, उल्टा। और ये देखो ये चीज यहां मेंशन भी कर दी थी और ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है। अगर ये उत्तर प्लस का आ जाता तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा बनता। ऊपर बनता है तो वो प्लस का होता है, नीचे बनता है वो किसका होता है, माइनस का। इसका मतलब अपना उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, लेंस का आवर्धन लगाया है, लेंस के आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं मोस्टली इन क्वेश्चनों में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। तो सबसे 8वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो बेटा आप याद रखना ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और जो टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है बेटा जी, अधिक होता है। गलनांक क्या होता है इसका, अधिक होता है। गलनांक क्या होता है इसका, अधिक होता है। पूछ ले अगर आपको कितना होता है तो कितना उत्तर दोगे, 3380 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसका, गलनांक होता है। क्वेश्चन आएगा सीधा सा आएगा कि जो बल्ब होते हैं उनकी जो तंतु होता है वो किस का बना होता है, तो आपको लिखना है टंगस्टन। क्यों बना होता है, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सही ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा लघुपतन। सबसे पहले लघुपतन कब होता है, जब प्लस का तार और माइनस का तार, प्लस के तार को बोलते हैं विद्युन्मय तार, माइनस के तार को बोलते हैं बेटा उदासीन तार। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लघुपतन। इस ऐसा होने से क्या होता है, परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, धारा का मान अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, अच्छा यही पूछा है, विद्युत धारा का मान तो क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, गलत, परिवर्तित नहीं होता, गलत, बहुत अधिक बढ़ जाता है। C4 करीना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस विनर सीरीज का टॉप फिजिक्स के क्वेश्चनों के अंदर बेटा ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ अपनी विनर सीरीज का फर्स्ट पार्ट जिसमें टॉप 50 क्वेश्चनों की अपन ने बात करना स्टार्ट की थी वो इस क्वेश्चन के साथ में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आपको मैं मिलूंगा बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चनों के साथ में, क्योंकि बायोलॉजी तो हर कोई करवा देता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन अपन ने वो सब्जेक्ट पहले पकड़े हैं जिनमें अच्छों की क्या निकल जाती है, हवा निकल जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि विद्युत परिपथों एवं संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग में होने वाला सुरक्षा उपाय, अर्थात जो अपनी सुरक्षा करता है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघुपतन हो जाता है, उस कंडीशन में बताया था ना भी लघुपतन, धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो अपना नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, पढ़ते हैं ऑप्शन। विद्युत फ्यूज बेटा ये भी सही है, भूसंपर्क तार ये भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना C4 करीना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अब ये विद्युत फ्यूज क्या है, भूसंपर्क तार क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। भूसंपर्क तार बेटा एक हरे रंग के आवरण का, इसके ऊपर कौन से रंग का आवरण चढ़ा होता है, हरे रंग का आवरण,
अर्थात जो तार देखे उन पे हरे कलर का चढ़ा जो होता है ना, वो होता है बेटा भूसंपर्क तार। ये किससे अटैच होता है? ये पृथ्वी अर्थात जमीन में अटैच होता है। जब भी धारा का मान बढ़ता है तो पृथ्वी के ये विभव के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिससे अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो भूसंपर्क तार से भी रक्षा हो रही है अपनी, बात समझ में आई। अब ये विद्युत फ्यूज क्या है? तो बेटा विद्युत फ्यूज का ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में ये क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? तो ध्यान रखना, विद्युत फ्यूज बनता है बेटा सीसा और टिन से। किससे बनता है? सीसा प्लस टिन से ये बनता है। मिश्र धातु है सीसा प्लस टिन की, एक सोल्डर भी होती है, ठीक है। तो ये विद्युत फ्यूज क्या करता है? इसका गलनांक क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। इसका गलनांक क्या होता है? ज्यादा। अब ये कैसे सुरक्षा के रूप में उपाय करेगा? मान लो कि ये तार के रूप में एक पतला तार होता है, क्या होता है? पतला तार। इसको लगा दिए तो यहां से क्या होगा, अगर इस परिपथ में धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने के कारण ये जो तार है वो क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा और क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो पिघलने के बाद में टूट जाएगा तो ये धारा आगे से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इस प्रकार अपना जो परिपथ है वो खराब नहीं होगा और अपन भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये होता है विद्युत फ्यूज। आई बात समझ में? अब बेटा मिलते हैं जल्द अपन नेक्स्ट जो सीरीज होगी वही विनर सीरीज है, उसका पार्ट सेकंड आपको केमिस्ट्री के 50 टॉप क्वेश्चनों को देखने में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए भले 2-5 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का आंसर बताया, चलो जी काम खत्म। हर क्वेश्चन में बढ़िया अच्छे तरीके से 4-4, 5-5 मिनट का टाइम अपन कंज्यूम कर रहे थे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और केमिस्ट्री में अब मचाना है अपने को भोकाल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।